गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी क्लास नंबर 3 होगी। अपना टॉपिक चल रहा था एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में अपने गैसेस के बारे में, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर के बारे में अपन पहले देख चुके हैं। एटमॉस्फेयर का जो थर्ड जो अपनी क्लास है, इस क्लास के अंदर देखेंगे अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, इस वायुमंडल की संरचना को अपने अपने धरातल से, ये जो धरातल है, धरातल सरफेस से हाइट से 5 लेयर में डिवाइडेशन करते हैं। सबसे पहला आता है शोभ मंडल। शोभ मंडल, शोभ मंडल के जस्ट ऊपर समताप मंडल। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर आता है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। फिर आता है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर के ऊपर आता है बरही मंडल, एक्सोस्फीयर। 5 लेयर में डिवाइडेशन कर दिया। ट्रोपोस्फीयर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसको अपने डायग्राम के थ्रू देखें। ये देखिए धरातल है, यहां पर लेंगे अपने पोल एरिया, पोल यानी ध्रुव। ये मानते अपने भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। ये अपना है शोभ मंडल, शोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। शोभ मंडल के जस्ट ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर के ऊपर आयनोस्फीयर और आयनोस्फीयर के ऊपर एक्सोस्फीयर यानी बरही मंडल। देखो ये अपनी 4 लेयर में डिवाइडेशन अपना पूरा एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में अपने 5 लेयर पढ़ेंगे अपने को। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मेसोस्फियर, मेसोस्फियर के ऊपर आयनोस्फियर, आयनोस्फियर के ऊपर कौन एक्सोस्फियर। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और कौन सा बरही मंडल। सबसे पहले अपने डिस्क्राइब करते हैं शोभ मंडल को। इसको शोभ मंडल, शोभ मंडल ये अपनी जीरो से लेकर सरफेस, ये 18 किलोमीटर, ये 8 से लेकर 10 किलोमीटर हाइट पर, 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल मिलता है अपने को। समताप मंडल 50 से लेकर 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है मेसोस्फीयर। 80 किलोमीटर से ऊपर 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर पर आयनोस्फीयर। 640 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक ये मिलता है अपने को एक्सोस्फीयर। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने अलग अलग शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बरही मंडल को अपने डिस्क्राइब करते हैं। शोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर इसमें लिखेंगे लोअर लेयर ऑफ
द एटमोस्फियर, लोअर लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी हाइट देखें, यानी ऊंचाई। ऊंचाई देखो दो तरीके से बताई गई है आपको। ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर बताई गई है और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और दूसरे ध्रुव पोल, ये कौन सी, इक्वेटर लाइन। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर होती है 8 से लेकर 10 किलोमीटर, 8 to 10 किलोमीटर हाइट। अब आपके दिमाग में रहेगा कि भूमध्य रेखा पर ऊंचाई अधिक क्यों है और ध्रुवों पर ऊंचाई कम क्यों है। देखिए इधर, ये मैंने मान लिया, क्या मान लिया, भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और ये क्या मान लिया इधर, ध्रुव, ध्रुव पोलर। आपने को इस बात का पता है कि हाई टेम्परेचर पोलर एरिया पर होगा या भूमध्य रेखा पर होगा। हाई टेम्परेचर कहां पर होगा, भूमध्य रेखा। हाई टेम्परेचर होगा तो यहां पर जितनी भी एयर है, एयर क्या होगी, एयर, टेम्परेचर यहां पर क्या है, हाई, टेम्परेचर क्या होगा, हाई। टेम्परेचर हाई होगा तो एयर है, एयर क्या होगी, एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड, यानी वायु क्या होगी, फैलेगी, वायु क्या होगी, फैलेगी। अगर टेम्परेचर मिलेगा तो एयर क्या होगी, एक्सपेंड होगी। एयर एक्सपेंड होगी तो वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन अगर बढ़ेगा तो क्या एरिया भी क्या होगा, एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए अगर तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा है तो वायु गर्म होकर क्या होगी, एक्सपेंड होगी, फैलेगी, क्या होगी, फैलेगी। जैसे फैलेगी तो आयतन क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए भूमध्य रेखा पर इस जो सौरमंडल है इसकी हाइट क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि यहाँ से टेम्परेट होकर वायु गर्म होकर एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड होकर इसकी ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसलिए बढ़ने पर इसकी हाइट कितनी होती है, 18 किलोमीटर। ध्रुवों पर देखें जो एयर है, ध्रुवों पर एयर, जो टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, लो, एयर क्या होगी, श्रिंक होगी, एयर क्या होगी, श्रिंक, श्रिंक यानी वायु क्या होगी, सिकुड़ेगी, वायु क्या होगी, सिकुड़ेगी, वायु सिकुड़ेगी, श्रिंक होगी तो वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, आयतन कम होगा तो एरिया भी क्या होगा, एरिया भी क्या होगा, कम होगा। तो इसकी हाइट क्या रह जाती है, कम। तो 8 से लेकर 10 किलोमीटर की इसकी क्या पाई जाती है, हाइट। हाइट ऊंचाई देखिए भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर कितनी, 8 से लेकर 10 किलोमीटर। कारण आपको बता दिया कि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है। तापमान अगर अधिक होगा तो टेम्परेचर हाई है, एयर एक्सपेंड होगी, वायु में फैलाव होगा, फैलाव होगा तो वॉल्यूम, आयतन बढ़ेगा। अगर आयतन बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। तो 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूमध्य रेखा पर सौरमंडल की ऊंचाई होती है। इसी प्रकार ध्रुवों पर देखिए पोलर एरिया पर टेम्परेचर लो है, एयर क्या होगी, श्रिंक होगी, सिकुड़ेगी। जैसे सिकुड़ेगी तो वॉल्यूम, आयतन क्या होगा, कम होगा, आयतन कम होगा तो एरिया भी क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो हाइट भी कितनी होगी, 8 से लेकर 10 किलोमीटर। ये क्या पाया जाता है, कारण। तो दो चीज पढ़ी अपनी, लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। हाइट ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर। जो पोलर एरिया ध्रुवों पर ऊंचाई 8 से लेकर 10 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन तापमान में जो बदलाव है, बदलाव इसी परत में पाया जाता है। इसी परत समस्त मौसमी घटनाएं, समस्त मौसमी घटनाएं इसी परत में पाई जाती है। यानी जो वेदर कंडीशन, वेदर जो कंडीशन इसी में ही पाई जाती है। वेदर कंडीशन भी इसी में मिलेगी अपने को, टेम्परेचर वेरिएशन भी इसी परत में पाया जाएगा, टेम्परेचर वेरिएशन भी इसमें पाया जाएगा। अब देखिए क्या इसी के अंदर नेक्स्ट पढ़ते हैं, थर्मल लैप्स रेट, थर्मल लैप्स रेट तापमान ह्रास दर। पहले देखिए थर्मल लैप्स रेट क्या चीज है, अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू हाइट टेम्परेचर चेंज, अकॉर्डिंग टू हाइट टेम्परेचर चेंज कॉल्ड थर्मल लैप्स रेट, थर्मल लैप्स रेट। ऊंचाई के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार तापमान में बदलाव, तापमान में बदलाव तापमान ह्रास दर कहलाता है, ह्रास दर कहलाता है। यानी अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू हाइट क्या होगा, टेम्परेचर में क्या आना, चेंज आना, वही क्या कहलाएगा, थर्मल लैप्स रेट। क्या होगा, थर्मल लैप्स। और थर्मल लैप्स रेट दो टाइप का होता है। सबसे पहले देखें, एक होता है पॉजिटिव लैप्स रेट, और दूसरा पढ़ेंगे अपने नेगेटिव लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट। पॉजिटिव लैप्स रेट और नेगेटिव लैप्स, धनात्मक ताप ह्रास दर, और दूसरा पढ़ेंगे अपने ऋणात्मक ताप ह्रास दर। यानी जो थर्मल लैप्स रेट होती है, तापमान ह्रास दर दो प्रकार की होती है। एक तो होती है धनात्मक ताप ह्रास दर, दूसरी ऋणात्मक ह्रास दर। अगर पूछा जाए अकॉर्डिंग टू हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होना या चेंज होना, क्या होगा, थर्मल लैप्स रेट कराएगा। ऊंचाई के अनुसार तापमान में बदलाव जो वेरिएशन पाया जाता है या डिक्रीज होना, क्या कहलाएगा, थर्मल लैप्स रेट। इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो पॉजिटिव लैप्स रेट और कौन सा है, नेगेटिव लैप्स रेट। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। थर्मल लैप्स रेट, ताप ह्रास दर। ताप ह्रास दर आपको दो बार बताई, एक तो पॉजिटिव लैप्स रेट, धनात्मक ताप ह्रास दर, धनात्मक ताप ह्रास दर। दूसरी आई नेगेटिव लैप्स रेट, नेगेटिव ऋणात्मक ताप ह्रास दर। इसमें क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हाइट टेम्परेचर क्या होना, डिक्रीज होना क्या कहलाते हैं, धनात्मक ह्रास। आपसे पूछा जाए डेफिनेशन पूछा, धनात्मक ताप ह्रास दर क्या है, आप लोग अकॉर्डिंग टू हाइट टेम्परेचर क्या होना, डिक्रीज है, ऊंचाई के अनुसार
तापमान क्या होना, कम होना ही क्या कहलाता है, पॉजिटिव लैप्स रेट, धनात्मक ताप ह्रास दर। देखो अगर हाइट बढ़ेगी, अगर हाइट क्या होगी, बढ़ेगी, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। अगर हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। इधर देखिए ऋणात्मक ताप ह्रास दर अकॉर्डिंग टू हाइट, अगर जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे तो टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। ऊंचाई के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार तापमान, तापमान बढ़ना, बढ़ना ही क्या कहलाता है, बढ़ना ही क्या कहलाता है, ऋणात्मक ताप ह्रास दर कहलाता है। जैसे देखिए इधर अभी बताते हैं आपको, देखो यहां पर क्या है, ये वाला सरफेस, सरफेस धरातल, धरातल के जो निकट है, एक तो धरातल के क्या है, निकट वायु, धरातल के क्या है, निकट वायु, और धरातल के ऊपर वायु, डबल मार्कर से समझ में आएगा। देखो धरातल के निकट क्या है, तापमान ज्यादा है, तापमान क्या है, ज्यादा, तो यहां पर क्या होगा, वायु कैसी है, वायु कैसी है, गर्म, वायु कैसी है, गर्म। अब जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने पर क्या है, यहाँ पर वायु कैसी है, वायु ठंडी, वायु ठंडी। तो धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखो धरातल ये अपना सरफेस, सरफेस से जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे, यहाँ पर तापमान अधिक था, यहाँ पर टेम्परेचर क्या था, हाई था, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया, क्या हो गया, लो हो गया। तो ऊंचाई के अनुसार तापमान घटना क्या कहलाता है, धनात्मक ताप ह्रास दर। ये कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन भी बताएंगे आपको कौन कौन सी, कब ये बनेगी कंडीशन। नीचे वायु गर्म है, ऊपर वायु ठंडी है, तो हाइट के अकॉर्डिंग तापमान क्या होना, कम होना, इसी को बोलते हैं तापमान, धनात्मक ताप ह्रास दर। ऊंचाई के अनुसार क्या होना, तापमान बढ़ना, बढ़ना क्या कहलाता है, ऋणात्मक ताप ह्रास दर। बस जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये देखिए ये क्या है, धरातल, सरत, धरातल, धरातल के निकट क्या होगी, अब ठंडी वायु होगी, धरातल के निकट क्या होगी, ठंडी वायु, और जस्ट धरातल के ऊपर कैसी वायु होगी, गर्म वायु होगी, धरातल के ऊपर कैसी होगी, गर्म, धरातल के ऊपर गर्म। देखो धरातल के नजदीक तो ठंडी है, और इसके जस्ट ऊपर कैसी है, गर्म। अकॉर्डिंग टू हाइट क्या होना, तापमान बढ़ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तापमान कम था, जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक ताप ह्रास दर। इसी ऋणात्मक ताप ह्रास दर को इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ तापीय विलोमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तापीय विलोमता। ये क्वेश्चन आ जाता है भी तापीय विलोमता क्या चीज है, तापीय विलोमता क्या चीज है। तो अपने कहेंगे अकॉर्डिंग टू हाइट टेम्परेचर क्या होना, बढ़ना, ऊंचाई के अनुसार तापमान बढ़ना ही कहलाता है तापीय विलोमता या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसी बोलते हैं ऋणात्मक ताप ह्रास दर। नीचे ठंडी वायु, ऊपर गर्म, अकॉर्डिंग टू हाइट टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, इन्वर्जन ऑफ। ये देखिए इसको धनात्मक ताप ह्रास दर, इसी धनात्मक ताप ह्रास दर का जो अदर नेम है, इसी को बोलते हैं अपने सामान्य ताप ह्रास दर, सामान्य ताप ह्रास दर, सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, धनात्मक या सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे मेरा हौसला अफजाई बढ़ता रहे, जिससे मैं आगे और मेहनत करके आपको अच्छी शिक्षा कंटिन्यू दे सकूं।
अब देखेंगे सामान्य ताप ह्रास दर क्या है। सामान्य ताप ह्रास दर, सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। इसमें वही था, या अगर हाइट क्या होगी, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान क्या होगा, तापमान क्या होगा, कम होगा। 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को बोला जाता है सामान्य ताप ह्रास दर। यानी हाइट के अकॉर्डिंग, यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना कम हो जाना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना, ही क्या कहलाता है, सामान्य ताप ह्रास दर। या इसको इसके किलोमीटर में लें तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 6.5 डिग्री। इसी को बोलते हैं अपने सामान्य ताप ह्रास दर। सीधा को 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होना ही क्या कहलाता है, सामान्य ताप ह्रास दर। या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज होना ही क्या कहलाता है, सामान्य ताप ह्रास दर। ये आपको दोनों मैंने थर्मल लैप्स रेट बता दी, पॉजिटिव भी बता दी और नेगेटिव, दोनों की दोनों क्या बता दी, लैप्स रेट बता दी। अब देखिए आगे और क्या पाया जाता है इसके अंदर एटमॉस्फेयर में। इसी बात चली, सारी शोभ मंडल की बात चली। आपने शोभ मंडल से आगे नहीं गए, सारे जो कंटेन मिलता है अपने को शोभ मंडल में, सारी बातें पाई गई। तो अपने को ये दिखा भी शोभ मंडल में कैसा कंटेन मिलेगा अपने को। शोभ मंडल में क्या होता है, धरातल से ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, तापमान में क्या होती है, कमी होती है, तापमान में क्या होती है, कमी। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तापमान क्या होगा, कम होगा, तापमान क्या होगा, कम होगा। अब देखिए यहीं पर ये दो बातें क्लियर कर लेते हैं। ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और ये कौन सी होगी, ध्रुव होगी, ध्रुव यानी पोल, पोल। भूमध्य रेखा पर हाइट कितनी थी, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। और यहाँ पर ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी थी, लगभग 8 से लेकर 10 किलोमीटर की हाइट थी। अब देखिए भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर तापमान क्या होगा और यहाँ पर तापमान क्या होगा। मैंने अभी बताया था भी ट्रोपोस्फियर के अंदर, ट्रोपोस्फियर जो सौरमंडल है, ऊंचाई के अनुसार तापमान में क्या आती है, यहाँ पर कमी आती है। ऊंचाई के अनुसार तापमान में क्या आती है, कमी। कहाँ पर, सौरमंडल में। देखिए 18 किलोमीटर पर लगभग यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, माइनस का 80 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और ध्रुवों पर कितना होगा, लमसम 45 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, टेम्परेचर। पोलर एरिया पर माइनस का 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। और यही पर 18 किलोमीटर की हाइट पर माइनस का 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपके दिमाग में आ रही होगी सर कि यहाँ पर 45 डिग्री कम कैसे हो गया और यहाँ पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, लेकिन ध्रुवों पर तो और ज्यादा कम होना चाहिए, ध्रुवों पर तो और ज्यादा कम होना चाहिए टेम्परेचर। यहाँ पर 45 कैसे है और यहाँ पर 18 कैसे है, देख लिए। अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर पर कितना घटता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 5 है 90, 18 ठीक है, 108 और 9 कितने हो गए, 117 हो गए, कितने हो गए, 117। लगभग 117 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, यहाँ पर 117 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए तापमान 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर। मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर कितना, 6.5, 117 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। लेकिन धरातल का भी तो कुछ तापमान होगा ना भूमध्य रेखा पर। लगभग मान लिया जाए 40 डिग्री सेंटीग्रेड भूमध्य रेखा पर तापमान है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे घटाएंगे तो 117 में से 40 गया तो कितना बच गया पीछे, लगभग कितना बच गया, 80 बच गया। तो ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना होगा, माइनस का 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक बैठ गई। इसी में देखिए पोलर एरिया में 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर में 6.5 का गुना 8 ठीक है 48, लमसम 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहीं पर लिखा गया है कितना, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कहोगे सर यहाँ पर क्यों नहीं घटाया, क्यों नहीं घटाया, ध्रुवों पर तो वैसे क्या होता है, जीरो होता है टेम्परेचर, ध्रुवों पर वैसे क्या होता है,
जीरो होता है टेम्परेचर, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर कितना होगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपसे पूछा जाए ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना होगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और भूमध्य रेखा पर कितना होगा -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। अब देखिए आगे, ये अपना धरातल, धरातल के बाद ये देखिए वाटर वाला एरिया, ये वाटर बॉडी। सनराइज हुआ, सन की किरणें कहाँ इंसिडेंट होगी, आप कहोगे सर सरफेस के ऊपर, ये धरातल है, धरातल यानी ऐसे मान लो इसको स्थल भाग मान लो, ये लैंड बॉडी है और ये कौन सी है वाटर बॉडी, ये जल भाग। जल भाग पर भी क्या होगी इंसिडेंट होगी सन रेज, सन रेज जैसे इंसिडेंट होगी तो सारी टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा हाई। अगर टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन भी क्या होगा हाई होगा, यानी जो वाष्पीकरण, वाष्पीकरण भी क्या होगा हाई होगा। पहले इस प्रक्रिया को समझिए इधर, देखो पहले तीन आइटम समझिए इधर। एक का बात करते हैं अपनी आइस की, किसकी आइस, बर्फ, आइस के बाद अपने वाटर, वाटर, वाटर से क्या बनेगी जलवाष्प, जलवाष्प, आइस यानी बर्फ, वाटर जल, जल से देखें वाटर वेपर, वाटर वेपर। अगर आइस को वाटर में कन्वर्ट करें तो अपने को टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा हाई करना पड़ेगा। देखिए दोबारा से, अगर आइस को अपनों ने वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसको क्या देना पड़ेगा टेम्परेचर। अगर इसको वाटर को और अगर टेम्परेचर दिया जाए, अगर टेम्परेचर क्या किया जाए हाई किया जाए, अगर टेम्परेचर क्या किया जाए हाई किया जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोराइजेशन। अगर वाटर को, अगर जलवाष्प को वाटर वेपर को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है वाटर में, तो अपने को टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा लो करना पड़ेगा। देखो वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें जल के अंदर, वाटर वेपर जलवाष्प को कन्वर्ट किया जा रहा है जल के अंदर, तो टेम्परेचर क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं संघनन बोलते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं संघनन की क्रिया, यानी जलवाष्प की बूंदे किसमें बदल जाना जल में बदल जाना, वाटर ड्रॉप से बदल जाना, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज कर डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो ये चीज देखो इधर जल है, जल में क्या दिया जा रहा है ऊपर टेम्परेचर हाई, सन के राइज हुआ टेम्परेचर हाई हो गया, तो जैसे ही वाटर क्या हुआ गर्म हुआ, वाटर क्या हुआ टेम्परेचर हाई हुआ तो किसमें चेंज हो गया वाष्पकण इवेपोरेशन में हो गया। तो सारी ये जो वेपोराइजेशन है ये सारी वेपर कहाँ आ जाएगी अपने ट्रोपोस्फियर में, कहाँ आ जाएगी अपने ट्रोपोस्फियर में आ जाएगी। ये सारी वेपोराइजेशन, ये सारी वेपर पार्टिकल कहाँ चले गए ऊपर चले गए, जलवाष्प के कण ऊपर चले गए। अब देखिए ऊपर क्या है, ऊपर क्या है अगर वाटर वेपर को कन्वर्ट करना है किसमें, किसमें कन्वर्ट करना है जल की बूंदों में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर क्या होगा कम करना पड़ेगा। यही तो अपने से क्या है विश्व सौरमंडल में क्या था धरातल से ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा तापमान घटता है। अगर देखो यहाँ पर क्या होगा तापमान कम होगा, जैसे टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर लो होगा तो ये क्या होगा इसके क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या बन जाएंगे क्लाउड, यानी संघनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा संघनन, और संघनन हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगी वर्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी वर्षा, क्या हो जाएगी रेनफॉल। तो इससे क्या पता लगा देखो कंडेंसेशन इज कंडक्ट
कंडक्टर इन ट्रोपोस्फियर, यानी संघनन की क्रिया, संघनन की क्रिया शोभ मंडल में होती, शोभ मंडल में होती, शोभ मंडल होती। समस्त प्रकार की वर्षा वगैरह कहाँ पर होगी? सिर्फ कहाँ पर होगी? शोभ मंडल में ही होगी। समस्त प्रकार की जो मौसमी घटनाएं, वेदर कंडीशन बनेगी, वो सारी कहाँ पर मिलेगी? शोभ मंडल में। क्यों? क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कम हो रहा है, वेपराइजेशन होगा, यहीं पर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, यहीं पर क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा, संघनन से बादल बनेगी, बादल बनेगी और क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। कंडेंसेशन, संघनन की क्रिया शोभ मंडल में। अब देखिए, अब जस्ट ऊपर देखिए शोभ मंडल, शोभ मंडल की जो अपर लेयर है, शोभ मंडल की जस्ट ऊपर वाली सीमा, इस वाली सीमा को बोला जाता है ट्रोपोपास। क्या बोला जाता है? ट्रोपोपास। देखिए इधर, ट्रोपोपास, ट्रोपोपास, ट्रोपोपास यानी शोभ सीमा, शोभ सीमा। शोभ सीमा क्या है? कहीं अपर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। शोभ मंडल की ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा। शोभ मंडल की ऊपरी सीमा कौन सी है? ट्रोपोपास। शोभ मंडल की ऊपरी सीमा कौन है? ट्रोपोपास। फिर देखिए इसकी व्यास देखिए, इसकी चौड़ाई, चौड़ाई लगभग 1.5 किलोमीटर, यानी चौड़ाई 1.5 किलोमीटर होती है शोभ सीमा की। क्या इंडिकेट करती है? दिस लेयर इंडिकेट, देखो इसमें यहां पर लिखता हूं, लास्ट पॉइंट, दिस लेयर इंडिकेट लास्ट पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन। यह परत संघनन की अंतिम सीमा है, अंतिम सीमा है। लास्ट बाउंड्री, यहां पर बाउंड्री लिख दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट बाउंड्री ऑफ कंडेंसेशन, यह परत संघनन की क्या है? अंतिम है। इस परत के बाद संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी, संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी। ट्रोपोपास अपर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फियर, अपर लेयर ट्रोपोस्फियर, व्यास कितनी, चौड़ाई कितनी? 1.5 किलोमीटर। दिस लेयर, इसी ट्रोपोपास की बात करिए, दिस लेयर इंडिकेट लास्ट बाउंड्री ऑफ कंडेंसेशन, यह परत संघनन की अंतिम सीमा है। अंतिम सीमा होगी तो इसके बाद क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये सारा आप लोगों ने क्या जाना? ट्रोपोस्फियर के बारे में, इसके बारे में जाना। ट्रोपोस्फियर में समस्त प्रकार की घटनाएं आपको बता दी गई भी क्या कुछ इस ट्रोपोस्फियर में होता है। अब अपने चलते हैं आगे स्ट्रेटोस्फियर की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों, स्ट्रेटोस्फियर कल पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर बस इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए, लाइक और कमेंट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।